बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका फ़िज़िक्स का टीचर मुश्ताक अहमद। हम चैप्टर 9 पढ़ रहे थे, फ़िज़िकल ऑप्टिक्स। आज हमने इस चैप्टर का लास्ट आर्टिकल पढ़ना है जो हमारे रेडियो सिलेबस के अंदर शामिल है, पोलराइजेशन का। इससे पहले के जितने भी आर्टिकल्स हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़े, इन तमाम के अंदर हमने बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे ये प्रूव करने में कामयाब हुए कि लाइट को एज अ वेव लिया जाता है, लाइट एज अ वेव बिहेव करती है। और लाइट जब एज अ वेव बिहेव करती है तो इससे फिर फर्दर एक स्टेप आगे को चलते हैं, ठीक है। तो हमने उसके लाइफ की कन्फर्मेटिव टेस्ट कर दिया था कि लाइट का कन्फर्मेटिव टेस्ट डायफ्रैक्शन था। अब हम इसके लास्ट मेथड पर आ जाते हैं। हमने रिफ्लेक्शन की बात कर ली, रिफ्रैक्शन की बात कर ली, डायफ्रैक्शन की बात कर ली, इंटरफेरेंस की बात कर ली। अब हम लास्ट पर आ जाते हैं कि लाइट चूँकि वेव है तो वेव पोलराइजेशन भी करती है। और अगर वेव पोलराइजेशन करती है तो इसका मतलब है आज हम इस चैप्टर के लास्ट आर्टिकल में लाइट के एज अ वेव नेचर का जो लास्ट कंसेप्ट है विच इज़ पोलराइजेशन, तो उसको देखेंगे। अगर तो हमारी लाइट यहाँ पे पोलराइजेशन करती हुई दिखती है तो इट मीन्स लाइट वेव नेचर के जितने भी फिनोमेनास हैं सबको ओबे करती है। इट मीन्स लाइट एक्ट और बिहेव एज अ वेव, ठीक है। अदरवाइज़ फिर पार्टिकल नेचर की तरफ भी हमें जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अभी तक हमने रिफ्लेक्शन की बात कर ली, रिफ्रैक्शन भी हो गया, डायफ्रैक्शन भी हो गया, इंटरफेरेंस, ये चारों फिनोमेनास तो लाइट के ओके हो गए। इस चैप्टर के अंदर हमने चारों के चारों को फुलफिल भी कर लिया थ्रू डिफरेंट आर्टिकल्स। अब लास्ट आर्टिकल है पोलराइजेशन, जिसके अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ज़रा गौर से देखिएगा, पोलराइजेशन है क्या? पोलराइजेशन ऑफ लाइट, द फिनोमेना ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग light mean electromagnetic waves into a single plane of vibration is called polarization। restrict करना, मना कर देना, रोक देना, ठीक है। कि अगर हम ये कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो आपको पता है 3 डायमेंशनली होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, हर डायमेंशन में मूव करती हैं। जब वो हर डायमेंशन में मूव करती हैं तो इसका मतलब है ये डेफिनेशन हमें क्या कह रही है? ये डेफिनेशन हमें ये कह रही है कि हम इसके तमाम जो अनपोलराइड का मतलब ये होता है कि एवरी डायमेंशन, हर डायमेंशन में से निकल के किसी एक डायमेंशन को एक्सप्लेन करना, वो पोलराइजेशन कहलाता है, ठीक है। या आप इसको आसान अल्फाज में कहो, मल्टीपल डायरेक्शंस को सिंगल डायरेक्शन में कन्वर्ट करने का नाम पोलराइजेशन है। अगर कोई चीज़ मल्टीपल डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, तो अगर मल्टीपल डायरेक्शन में जा रही है और अगर उसमें से आप किसी एक डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर दो और बाकी तमाम डायरेक्शंस को ब्लॉक कर दो, तो ये मेथड बेसिकली पोलराइजेशन का मेथड कहलाता है। जिसको मैं दोबारा डेफिनेशन पढ़ता हूँ, द फिनोमेना ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनटू अ सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड पोलराइजेशन, ठीक है। अब ये कंसेप्ट आपको सबसे पहले किसने दिया था? मैक्सवेल ने चूँकि दिया था, जे.सी. मैक्सवेल ने 1865 में। मैक्सवेल ने कहा था कि बेसिकली लाइट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 3 डायमेंशनली मूव करती हैं। जैसे ये बोर्ड भी आपको मैंने दिखाया हुआ है, इस डायरेक्शन वर्टिकल एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, जेड एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीन्स सी मौजूद है। तो कुछ इस तरह से है, ये सी, ये ई, और ये आपके पास बी, और ये देखिए तीनों के तीनों परपेंडिकुलर। इट मीन जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, मीन यहाँ पे अब चूँकि हमारा बोर्ड 2 डायमेंशन में है, तो इसका मतलब है ये इस तरह से, ये इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे ब्लैक जो पोर्शन है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ब्लू आपका है वो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दोनों के दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मीन इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। अब फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गया, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से हो गया। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास इस तरह से हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से। इसका मतलब है कि आपके पास क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह। मीन अगर ये यूँ है तो दूसरे केस में जब ये यूँ जाएगा तो ये यूँ चला जाएगा, लेकिन ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों के दोनों परपेंडिकुलर है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे जनरेट होती हैं? मैक्सवेल ने बताया था कि जब किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मौजूद हो, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती हैं, और उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स आता है।
इसी तरह से जहाँ पे कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड मौजूद हो तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट होता है, जो कि हम ऑलरेडी चैप्टर 13 में, चैप्टर 14 में बड़े तफसील से डिस्कस करा है कि इलेक्ट्रिक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होती हैं और मैग्नेटिक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और दोनों के चेंजेस या दोनों के प्रोड्यूस होने की वजह से फ्लक्स का चेंज होता है। वो जो फ्लक्स का चेंज है जिसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला जा रहा है या मैग्नेटिक फ्लक्स बोला जाता है, जब वो आपस में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को सुपरपोज करवाता है, परपेंडिकुलरली सुपरपोज करवाता है, तो वहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या वेव जनरेट होती हैं, जो कि मैक्सवेल ने बताया था। अब जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती हैं तो हमने कहा ये हर डायमेंशन में जाती हैं। तो कैसे, यहाँ पे मैंने आपके पास दिखाया हुआ है, यहाँ पे देखिए कि एक सोर्स है और इस सोर्स से रेज ऑफ लाइट हर डायरेक्शन में जा रही हैं। अब ये कैसे, अगर मैं कहता हूँ कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से जा रही हैं, इस तरह से, तो चूँकि मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर होंगी तो वो कुछ ऐसे जाएंगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से जा रही हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके इस तरह से परपेंडिकुलर जाएंगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से जा रही हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके इस तरह से जाएंगी। मीन एक दूसरे के परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करती हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करती हैं, और जब इनके परपेंडिकुलर फिनोमेना को सुपरपोज किया जाता है तो वहाँ से आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती हैं। अब इसे नेक्स्ट बोर्ड पर चलते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट बोर्ड पे जाके इसको देखते हैं कि क्या हम इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जो सोर्स बना हुआ है, क्या ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। आइए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलें, ठीक है, ये है। अब ये देख लें, इसको बनाना है, ठीक है, तो इसको बना के चेक करते हैं क्या आया कि हम इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बना सकेंगे भी या नहीं। तो देखते हैं, आइए देखें, नेक्स्ट बोर्ड पर आ जाते हैं। नेक्स्ट बोर्ड पे देखें मैंने क्या किया, वो कुछ पैटर्न्स आपके सामने ड्रा किया हुआ है, ज़रा गौर से देखें। ब्लैक से मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ इलेक्ट्रिक को और ब्लू से रिप्रेजेंट किया हुआ मैग्नेटिक को। पहले केस में देखें कि इलेक्ट्रिक को इस तरीके से, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से अपर डाउनवर्ड कुछ इस तरह से हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, उसके परपेंडिकुलर अपर डाउनवर्ड। इसका मतलब है कि अगर मैं इसमें से किसी एक को लूँ कि ये अपर डाउनवर्ड, इसमें से किसी एक को लेता हूँ तो ये आपके पास है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है तो मैग्नेटिक फील्ड चूँकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसके परपेंडिकुलर होगा तो ये इसके आ गया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से बच्चों वाइब्रेट कर रही हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, उसके इस तरह से परपेंडिकुलर। ज़रा और से देखें, ये इलेक्ट्रिक है, ये उसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर। अब अगर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है यूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड उसके इस तरह से वाइब्रेट करेगा। ये देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड। और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से वाइब्रेट करे तो मैग्नेटिक फील्ड उसके इस तरह से वाइब्रेट करेगा। ये देख, अब अगर मैं इन सबको कंबाइन करता हूँ, ज़रा गौर से देखिएगा। अब इनको मैं कंबाइन कर रहा हूँ, सिर्फ इलेक्ट्रिक वालों को कंबाइन कर रहा हूँ। देखिएगा ब्लैक से, पहले आपके पास ये है, ये मैंने बना दिया। दूसरा आपके पास ये है, ये मैंने बना दिया। तीसरा आपके पास इस तरह से था, ये मैंने बना दिया। फोर्थ आपके पास इस तरह से था, ये मैंने बना दिया। तो बच्चों क्या ये बिल्कुल वैसी डायग्राम नहीं बन गई जो हमने पीछे सोर्स के लिए बनाई थी। मेन इन सबको कंबाइन किया तो वही बात आ गई कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मल्टीपल डायरेक्शन। इसी तरह से मैं अगर इन मैग्नेटिक को भी कंबाइन करूँ, ज़रा गौर से देखिएगा, पहला ये है, ये दूसरा इस तरह से है, ये तीसरा इस तरह से है, ये देखिए, और फोर्थ वन इस तरह से है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टू सेम। ठीक है, कि जो मैंने अभी आपके पास सोर्स बनाया था, जिस सोर्स में मैंने कहा था चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है चाहे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, वो मल्टीपल डायरेक्शंस में जाएंगी। तो ज़रा गौर से देखिए, मल्टीपल डायरेक्शंस। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब मैं इसके फर्स्ट मेथड पर आता हूँ कि पोलराइजेशन क्या था कि मल्टीपल डायरेक्शंस को सिंगल डायरेक्शन में या अनवांटेड या मल्टीपल डायरेक्शन को जस्ट वांटेड में कन्वर्ट करना। तो ज़रा गौर से देखिए, मैंने एक वर्टिकल शेप पोलराइड ग्लास लिया, एक पोलराइड ग्लास लिया जो कि वर्टिकली शेप्ड है, और मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ले रहा हूँ। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बच्चों,
ये जो मल्टीपल डायरेक्शन में, चूँकि ये वर्टिकल है, तो ये देखो, ये जिस पर टिक कर रहा हूँ ये तो आराम से गुजर गया, एज इट इज़ गुजर गया, ठीक है, तो ये एज इट इज़ गुजर गया, ये तो इस तरह आ गया। ज़रा और से देखें नेक्स्ट पार्ट पर, जब मैं इसकी तरफ आता हूँ बेटा, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायरेक्शनल होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायरेक्शनल होती हैं, तो ज़रा और से देखें, जब मैं इसको बनाता हूँ, ब्रेक किया इसको, दो कंपोनेंट आए, एक ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट। जो ये कंपोनेंट है, ठीक है, ये तो इस वर्टिकल से गुजर नहीं सकता, लेकिन ये इसका जो ये वाला कंपोनेंट है ये तो गुजर जाएगा। सो क्या होगा बच्चों, आपके पास सम पार्ट ऑफ दिस गुजरेगा, ठीक है। आगे आ जाते हैं, इस पे आते हैं, ये तो प्योरली तौर पे हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल जब जाएगा तो ये इसको ब्लॉक कर देगा, ये पास नहीं हो सकती। अब इस पर आ जाता हूँ, जब इसकी तरफ आया, जरा इसको देखिएगा, अब इसको इधर ड्रा कर रहा हूँ, ये है, ब्रेक कर दिया इसको मैंने कंपोनेंट में, एक ये कंपोनेंट आ गया और एक ये कंपोनेंट आ गया। इसी तरह से हॉरिजॉन्टल ये ब्लॉक कर देगा, लेकिन ये जो वर्टिकल सिग्नल है वो पास हो जाएगा, तो वर्टिकल सिग्नल पास होगी। ये तो मैंने बच्चों आपको बताया कि सिर्फ चंद इलेक्ट्रिक का। इसी तरह से इन्हीं हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी हैं, तो इसका मतलब है जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो पार्ट पोलराइड हुआ, पास हुआ, ट्रांसमिट हुआ, इसी तरह से मैग्नेटिक का भी एज इट इज़ पास हो जाएगा, और जो जिसके अगेंस्ट ब्लॉक हुआ उसके अगेंस्ट ब्लॉक हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे यहाँ से क्या समझ आ रहा है, नोट लिखा हुआ है, क्या नोट लिखा हुआ है, लाइट हैज़ अ ट्रांसवर्स नेचर, लाइट हैज़ अ ट्रांसवर्स नेचर, परपेंडिकुलर है ना, ठीक है, लॉन्गिट्यूडल में तो पैरेलल होती है, इसमें देखो लाइट हैज़ अ ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, नॉट ट्रांसवर्स मैकेनिकल। हमने चैप्टर 8 के अंदर ट्रांसफर वेव्स पढ़ी थी, पर वो मैकेनिकल पढ़ी थी, मीडियम डिपेंडेंट थी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये मीडियम डिपेंडेंट नहीं है। सो इसका मतलब है लाइट आपके पास ट्रांसफर नेचर तो रखती है, पर किस तरह की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसफर नेचर है, मैकेनिकल ट्रांसफर नेचर इसकी नहीं है। इससे नेक्स्ट चलते हैं और इन्हीं सिग्नल्स को लेके आगे चलेंगे, ठीक है, जो अभी तक आए थे। अब बच्चों देखो, जो लास्ट अचीवमेंट मेरे पास आई थी वो कुछ ये सिग्नल थी। अब मैंने इनके रास्ते में पहले मैंने वर्टिकल शेप पोलराइड ग्लास रखा था, अब मैंने हॉरिजॉन्टल शेप पोलराइड ग्लास रख दिया, तो क्या हॉरिजॉन्टल से ये पास करेंगे, ये तो सारे के सारे वर्टिकल इन शेप है, क्या करेगा, वो इन सब के सब को ब्लॉक कर देगा, वो इनके सब के सब को ब्लॉक कर देगा, और जब वो ब्लॉक करेगा तो किसी किस्म का कोई लाइट सिग्नल अपीयर नहीं होगा, नो लाइट, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो मेथड हमने सारा का सारा पढ़ा पोलराइजेशन का, ये था क्या, इसको हम कहते क्या हैं, दिस मेथड ऑफ कन्वर्टिंग अनपोलराइज्ड लाइट टू पोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन। ट्रांसमिट किया ना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिशन कर दिया, भेज दिया, ठीक है, सिग्नल्स को। इसका मतलब है ये मेथड जो पोलराइजेशन का हमने अभी डिस्कस किया है, जिसमें हमने मल्टीपल लाइट डायरेक्शंस को सिंगल वांटेड लाइट डायरेक्शन सिग्नल में अचीव कर दिया, वो ट्रांसमिशन का है। तो आपके पास अगर ये एक मेथड है, तो हमारी बुक में कौन कौन से मेथड गिवन है जिनको हमने पढ़ना है बेसिकली, तो ज़रा गौर से देखिए, 4 मेथड्स ऑफ पोलराइजेशन है, 4 मेथड ऑफ पोलराइजेशन है। कौन कौन से, नंबर 1 पोलराइजेशन बाय ट्रांसमिशन थ्रू पोलराइड ग्लास, जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है। दूसरा पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय रिफ्लेक्शन, ये अभी हमने पढ़ना है। जो मेथड 1 और 2 है ये हमारे रेडियो सिलेबस में शामिल है, जो मेथड 1 और 2 है ये हमारे रेडियो सिलेबस में शामिल है। थर्ड क्या है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय रिफ्रैक्शन, और फोर्थ पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय स्कैटरिंग। ये दोनों मेथड जो हैं ये हमारे रेडियो सिलेबस के अंदर शामिल नहीं है। सो हम एक पढ़ चुके हैं, पहले को पढ़ चुके हैं, दूसरे को अब हम स्टडी करते हैं, ठीक है। थर्ड और फोर्थ नाम आपको इसलिए बता दिया कि कम से कम आपको पता होना चाहिए कि आपके टेक्स्ट बुक में पोलराइजेशन के कितने मेथड गिवन हैं, ठीक है। नेक्स्ट बोर्ड पर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट बोर्ड में आपके पास आ गया जी पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय रिफ्लेक्शन, ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय रिफ्लेक्शन, इसको ब्रेवस्टर लॉ भी बोला जाता है। क्या है जी, पढ़ते हैं, इसमें क्या हमने पढ़ना है, व्हेन अ लाइट
reflect from the surface of a refracting medium। वो जब आप 9 या 10 में फिजिक्स पढ़ा करते थे तो आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर लाइट को ट्रेवल करवाते थे, तो यहाँ पे वो डिस्कशन हो रहा है रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग, ठीक है। व्हेन अ लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ रिफ्रैक्टिंग मीडियम, देन एट अ सर्टन इंसिडेंट एंगल, एक ख़ास इंसिडेंट एंगल के ऊपर द रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ द लाइट विल बी कम्प्लीटली प्लेन पोलराइड। एक ऐसा ख़ास इंसिडेंट एंगल जिस ख़ास इंसिडेंट एंगल के ऊपर आपका रिफ्लेक्टेड पार्ट, ठीक है, बिल्कुल प्लेन में कन्वर्ट हो जाए। प्लेन का मतलब क्या है? जस्ट वन टाइप ऑफ सिग्नल अचीव हो, अनवांटेड या मल्टीपल डायरेक्शन में से वन डायरेक्शनल यूनि डायरेक्शनल लाइट वेव्स अगर आपके पास अचीव हो तो उसको आप प्लेन कहते हैं, ठीक है। और वो जो एंगल है, एंगल आई, जिसको इंसिडेंट एंगल बोला जा रहा है, इज कॉल्ड ब्रेव स्टार एंगल, ठीक है। और ये स्कॉटिश फिजिसिस्ट था ब्रेव स्टार, जिसने 1811 में ये दिया था। अब इस 1811 के अंदर जो ये ला दिया था वो किस बेस पे दिया था? ज़रा डायग्राम देखिए। डायग्राम बच्चों बिल्कुल आपको दिख रही होगी, ये बिल्कुल उस तरह की डायग्राम है जैसे हम लोगों ने मैट्रिक में पढ़ी थी, ठीक है। ज़रा गौर से देखिए, एक आपके पास ये मीडियम है, ये मीडियम है, N1 से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। इसको मैं कह देता हूँ रेयरर मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने बता दिया N1। एक और मीडियम है, एक ग्लास ले लेता हूँ कोई, ठीक है, रिफ्रैक्टिव मीडियम को गिलास ले लिया, कुछ भी ले लिया, ठीक है, जिसको मैं डेंसर मीडियम बोलता हूँ, मैंने एक सोर्स लिया, मैंने एक अनपोलराइड, ठीक है, अनपोलराइड का मतलब है जो हर डायरेक्शन में, जैसे बल्ब ले लिया, ट्यूबलाइट ले ली, जो हर डायरेक्शन में लाइट को इंसिडेंट कर रही है, ये उससे मेरे पास अनपोलराइड सिग्नल है, जो कि आपको दिख रहा होगा, रेड से मैंने ड्रा किया हुआ है। इसमें से मैंने किसी एक इंसिडेंट एंगल को, किसी एक रे को लिया, ठीक है, वो आया और आके इसकी सरफेस पे इंसिडेंट हुआ। अब जब सरफेस पे इंसिडेंट हुआ तो हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? व्हेन अ लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ रिफ्रैक्टिंग मीडियम, ये रिफ्रैक्टिव मीडियम है ना, तो इसकी सरफेस से टकरा के रिफ्रैक्ट हुआ एट अ सर्टेन इंसिडेंट एंगल, ठीक है। तो एक ख़ास इंसिडेंट एंगल से, जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से टकरा के वापस चले जाए। लेकिन क्या कंप्लीट लाइट? नहीं, इसका सेमी पार्ट बच्चों रिफ्लेक्ट होगा, पर कुछ पार्ट इसका रिफ्रैक्ट हो जाएगा। अब हमें पता है कि जब लाइट इंटर होती है तो परपेंडिकुलर से अंदर की तरफ हो जाती है, टुवर्ड नॉर्मल, परपेंडिकुलर या नॉर्मल। तो इसका ओरिजिनल पाथ मैंने ये बना दिया, ये ब्लू से मैंने दिखाया ओरिजिनल पाथ इसका, ये देखिए, ये इसका ओरिजिनल पाथ है, ठीक है। अब क्या हुआ, चूंकि ये ओरिजिनल पाथ था लेकिन इसने प्लेन की तरफ, परपेंडिकुलर की तरफ बेंड हो जाना था, तो ये प्लेन की तरफ परपेंडिकुलर हुआ, सो ये इसका रिफ्रैक्टेड एंगल है। ऊपर इसका रिफ्लेक्टेड एंगल, उसको एंगल R से बता दिया, नीचे रिफ्रैक्टेड एंगल है तो उसको एंगल R प्राइम से या डैश से बता दिया, R प्राइम या R डैश। अब इसमें सारी हमारी कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं। क्या क्या कंडीशन है जी, उसको देखते हैं। एट इंसिडेंट एंगल इंटेंसिटी बिकम्स हाफ, एक ऐसा ख़ास इंसिडेंट एंगल जिसके ऊपर आपकी जो इंटेंसिटी है वो हाफ हो जाए, जो इंटेंसिटी है वो हाफ हो जाए। नेक्स्ट, एट दिस इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टिव लाइट बिकम्स परपेंडिकुलर, एक ऐसा ख़ास इंसिडेंट एंगल, जिसके ऊपर बच्चों ये रिफ्लेक्टेड और ये रिफ्रैक्टेड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए। ज़रा गौर से देखिएगा, ये रिफ्लेक्टेड पार्ट है, ये रिफ्रैक्टेड पार्ट है, क्या आप परपेंडिकुलर देख रहे हैं? एग्जैक्टली एक दूसरे पर 90 डिग्री पे हैं। इसका मतलब है यहाँ से इसको मैं अब रेड से बना रहा हूँ, ये 90 डिग्री है, ये एग्जैक्ट 90 डिग्री है। एक ऐसा ख़ास इंसिडेंट एंगल जिसके ऊपर रिफ्लेक्टेड पार्ट और रिफ्रैक्टेड पार्ट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं, वो एंगल बेसिकली हमने यहाँ पे मालूम करना है, ठीक है। और वो मुझे प्लेन पोलराइड आंसर देगा, ठीक है। इससे नेक्स्ट बोर्ड पर चलते हैं बच्चों।
नेक्स्ट बोर्ड पर चलते हैं बच्चों, तो देखते हैं कि फिगर ने हमें क्या समझाया था। ठीक है, ज़रा गौर से देखिएगा, फिगर से मुझे क्या क्या चीज़ समझ आ रही थी। अब ज़रा फिगर की तरफ आइएगा, कुछ थोड़ी सी फिगर की ज्योमेट्री करनी है। ये एंगल आई है, ये एंगल आ रहा है, ये एंगल क्या होगा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं, ठीक है, इसको मैं बना रहा हूँ। ये एंगल कितना बच्चों 90, ये आर है, तो ये कितना हुआ फिर, अगर मैं इसको निकालना चाहता हूँ तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल आर, 90 डिग्री माइनस एंगल आर, ये एंगल। और अगर इसी तरह से कोई पूछे कि ये एंगल कितना बनता है तो वो कैसे होगा, इसी तरह से गौर से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 90, ये एंगल आ रहा है, तो ये फिर क्या बना 90 डिग्री माइनस एंगल आर विद प्राइम या डैश। ठीक है, और मैं ये देखता हूँ बच्चों, मैंने तो ये ज़रा गौर से देखना, मैंने तो ये कहा था रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, ये और ये परपेंडिकुलर है, और इनके दरमियान में क्या लिखा हुआ है 90 माइनस एंगल आर, 90 माइनस एंगल आर प्राइम। इसका मतलब है अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो आंसर क्या आना चाहिए 90 डिग्री। ज़रा गौर से देखिए, फ्रॉम द फिगर 90 माइनस एंगल आर प्लस 90 माइनस एंगल आर प्राइम इक्वल्स टू 90 डिग्री, कि जो मेरी डेफिनेशन थी उसको ओबे करते हुए ये ब्रैकेट्स को ओपन कर लें, 90 डिग्री माइनस एंगल आर प्लस 90 डिग्री माइनस एंगल आर प्राइम इक्वल है 90 डिग्री। एक 90 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस एंगल आर प्राइम, इस 90 को दूसरी साइड लेके चले जाओ तो माइनस 90 हो गया। माइनस को बच्चों इससे कॉमन ले लो, ठीक है, और ज़रा गौर से देखो, इधर से भी माइनस कॉमन है, इसके साथ भी माइनस है, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, और आपके पास क्या आया एंगल आर प्लस एंगल आर प्राइम इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन 1। अब मैं देखता हूँ जी स्नेल्स लॉ में क्या कहते हैं, चूँकि रेफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात थी तो स्नेल्स लॉ ज्योमेट्रिक में हम लोगों ने पढ़ा था n1 साइन ऑफ एंगल आई इक्वल है n2 साइन ऑफ एंगल आर प्राइम। कि इंसिडेंट और रेफ्रैक्टेड, कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल की जो रेशियोज हैं वो ये आपके पास। लेकिन इक्वेशन 1 ये जो आपके पास लिखी हुई है ये क्या कह रही है, एंगल आर प्लस एंगल आर प्राइम इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आर प्राइम मुझे चाहिए ना इक्वेशन 2 में, तो इक्वेशन 2 में एंगल आर प्राइम की वैल्यू मैं इधर से निकाल लेता हूँ, एंगल आर उस साइड पे चला जाता हूँ 90 माइनस एंगल आर। ठीक है, सो क्या हुआ एंगल आर प्राइम इक्वल है 90 डिग्री माइनस एंगल आर। पर यहाँ पे एक और चीज़ भी है जो हमने 9th या 10th की फिजिक्स में ही पढ़ी थी, बट यूजिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के इंसिडेंट एंगल इक्वल होता है रिफ्लेक्टेड एंगल के, और यहाँ पे रिफ्लेक्टेड एंगल आ रहा है तो क्या उसकी जगह आई लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, तो आर की जगह आई आ गया, सो एंगल आर प्राइम रिफ्रैक्टेड एंगल आ गया 90 माइनस इंसिडेंट एंगल को, यही हम निकालना चाहते थे। इसको अब उठाते हैं और उठा के इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, ये जो इक्वेशन 2 है इसके अंदर पुट करते हैं, ये तो देखिएगा। अब इक्वेशन 2 में बच्चों देखो वही स्नेल्स लॉ, n1 साइन ऑफ एंगल आई इक्वल है n2 साइन ऑफ 90 माइनस एंगल आई। ये देखो ज़रा अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आ गई, ठीक है, जो कि हमारे हडी शायद पढ़ भी चुके हैं, बायो वाले बच्चों को नहीं पता, लेकिन बट वी नो इन ट्रिग्नोमेट्री, हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल है साइन अल्फा, मीन पहला एंगल पहली और दूसरा एंगल कॉस के साथ ओपन होगा, फिर माइनस, फिर जो आपके पास पहला एंगल था वो कॉस के साथ ओपन होगा और जो दूसरा एंगल है वो साइन के साथ। ठीक है, अब हमारे पास क्या है 90 माइनस, तो देखो अल्फा माइनस बीटा की जगह क्या आ गया 90 माइनस एंगल आई, मैंने पुट कर दिया। उसी तरह से देखो साइन अल्फा मीन साइन 90, फिर काज एंगल आई, फिर काज 90, फिर साइन अल्फा, साइन 90 तो बच्चों 1 होता है, सो काज एंगल आई इसी तरह से आ गया। पर काज 90 मेरे बच्चों क्या आता है, काज 90 तो आप सबको पता है 0 होता है, काज 90 तो आप सबको पता है 0 होता है। सो सेकंड टर्म वैनिश हो गई, यहाँ से क्या बच गया साइन ऑफ 90 माइनस आई इक्वल है काज ऑफ इंसिडेंट एंगल। ये वैल्यू उठाता और उठा के इक्वेशन 3 में
पुट कर देता हूँ। सो बेटा क्या हुआ, n1 साइन ऑफ एंगल आई इक्वल है n2 कॉज ऑफ, ठीक है, कि इस पूरे की जगह पे साइन ऑफ 90 माइनस इंसिडेंट एंगल की जगह आ गया कॉज, और साइन डिवाइडेड बाय कॉज तो n2 डिवाइडेड बाय n1 मीन आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। साइन ओवर कॉज बच्चों क्या होता है, टेन, साइन ओवर कॉज क्या होता है, टेन। सो टेन ऑफ एंगल आई इंसिडेंट एंगल, जो हमने तो डेफिनेशन में बताया था कि वो खास इंसिडेंट एंगल कि जिसके ऊपर इंटेंसिटी ऑफ लाइट हाफ रह जाए और रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड एंगल एक दूसरे पर 90 पे हो जाए, वो एंगल आप निकालने जा रहे हैं। तो टेन इनवर्स ऑफ n2 ओवर n1, कि जिस मीडियम से जिस मीडियम में जा रहे हैं अगर उनके रिफ्रैक्टिव आपको सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है तो ये आप इजीली पता कर सकते। दिस इज कॉल्ड ब्रेवस्टार्स एंगल, ठीक है। ये जो आपके पास एंगल आई है इसको ब्रेवस्टार कहते हैं, और यही आपके पास कहलाता है, दिस इज कॉल्ड ब्रेवस्टार लॉ ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है बेटा। ये था जी आपका चैप्टर 9 का लॉस आर्टिकल पोलराइजेशन, ठीक है, ठीक है। ये आपके रेड्यूस सिलेबस के मुताबिक था। उम्मीद है आपको ये आर्टिकल समझ भी आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।